हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म बायोबाइट्स में, जहां पे मैं और आप मिलकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे नीट 2027 के एग्जामिनेशन के लिए। और उसी क्रम में आज हमारा जो लेक्चर है वो है बायो ब्लॉक 1 सेल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 5। ठीक है, जो बच्चे पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं उन लोगों के लिए एक बहुत सीरियस रिक्वेस्ट भी है और सीरियस एडवाइस भी है। आप वापस जाइए, लेक्चर 1 को उठाइए जहां पे हमने प्रॉपर इंडेक्सिंग की है, पहले उसे देखिए, उस इंडेक्सिंग को अपनी कॉपी में कहीं पर लिखिए और उसके बाद में फिर उसके आगे के पार्ट्स को देखना शुरू करिए। पार्ट 1 से देखना शुरू करिए, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, पार्ट 1 2 3 4 5 इस तरह से चलिए। बहुत छोटे छोटे सेगमेंट में मैंने लेक्चर्स को डिवाइड किया है ताकि आपको देखने में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के हम और आप अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम देख रहे हैं बायोबाइट्स में नीट 2027 के लिए बायो ब्लॉक 1 सेल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 5। ओके, पार्ट 4 तक काफी सारी चीजें हम और आप सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, सेल वॉल पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल पढ़ चुके हैं, सेल थ्योरी पढ़ चुके हैं। बहुत सारी चीजें जो डिटेल में है मैंने और आपने डिस्कस कर ली हैं। ठीक, आज देखते हैं कि हमको और आपको डिस्कशन में क्या नई चीजें हैं जो सीखने को मिल रही हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम और आप आज पहुंच रहे हैं साइटोप्लाज्म पे। सो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म is a fluid that is filled between cell membrane and टोनोप्लास्ट। यानी कि अगर ये सेल है और ये अंदर की लेयर है हमारी सेल मेम्ब्रेन, तो इसके बीच में जो पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, फ्री फ्लूइड, इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक, अब सेल मेम्ब्रेन को तो हम और आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। आज हमारे और आपके पास में पढ़ने के लिए जो टॉपिक आ रहा है वो है टोनोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म। अब दिस वन इज अ बिगर पार्ट, तो मैं कर ये रहा हूं कि पहले हम टोनोप्लास्ट को खत्म कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो टोनोप्लास्ट क्या है? टोनोप्लास्ट इज बेसिकली कवरिंग ऑफ वैक्यूल। टोनोप्लास्ट इज बेसिकली कवरिंग ऑफ वैक्यूल। ठीक, इस वैक्यूल की जो कवरिंग है टोनोप्लास्ट, इसकी परमेबिलिटी में एक खेल ये है कि कुछ चीजों को जाने देगा स्पेसिफिकली और कुछ चीजों को जाने नहीं देगा। मतलब ये ना डिफरेंस रखेगा, भेदभाव। राइट, कि भाई आप लोग अलाउड नहीं है, आप लोग अलाउड हैं। राइट, इसीलिए इसकी परमेबिलिटी के लिए जो टर्म यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा डिफरेंशियली परमिएबल। तो कुछ चीजें हैं जिन्हें परमिट कर रहा है, कुछ चीजें हैं जिन्हें परमिट नहीं कर रहा है। क्या परमिट करेगा? वाटर में डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स या गैसेस, इनको कहेगा भाई आप परमिशन है, आप जा सकते हैं। कहीं ना कहीं एक्सक्रीशन या ऑस्मोलर रेगुलेशन की बात चल रही है यहां पे। राइट, उसी जगह अगर आप यहां पे प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स या लार्जर मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो उनको ये अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि अगर प्रोटीन वगैरह वैक्यूल से बाहर जाने लगेगा तो सेल का लॉस हो जाएगा। उसके लिए कोई और मैकेनिज्म होनी चाहिए। राइट, तो दिस इज अबाउट टोनोप्लास्ट। सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितना मैक्सिमम पूछा जा सकता है वो सब हमने और आपने यहां पे आज डिस्कशन में ले लिया है। ऑस्मो रेगुलेशन से लेकर के डिफरेंशियल परमिएबिलिटी तक कुछ नहीं बचा। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हम साइटोप्लाज्म में पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्म को पढ़ने की ईज के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक कंटिन्यूअस फेज और एक एंडोमेम्ब्रेन सिंड्रोम। कंटिन्यूअस फेज देखिए क्या होती है। आप कुछ नहीं करिए, एक सिंपल सा सेल उठाइए, ये मान लीजिए एक सिंपल सी सेल थी। ठीक, इस सेल के अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स भी रहे होंगे, है ना, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब। तो वो हिस्सा जो यहां बाहर पड़ा हुआ है, कंटिन्यूअस, इसको हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस फेज। और वो हिस्सा जो अंदर है ऑर्गेनेल्स में, उसको हम बोलेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मींस अंदर, मेम्ब्रेन माने मेम्ब्रेन की। तो साइटोप्लाज्म को फिर दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स को देखने लगेंगे और कंटिन्यूअस फेज में हमको साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखेगा। आइए कंटिन्यूअस फेज को थोड़ा सा और देख लिया जाए। इसको हम और आप थोड़ा इरेज कर देते हैं यहां से। ठीक,
मैं बार बार स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि साथ के साथ आप लोग क्लास में नोट्स बनाते चलिए, टाइम नहीं वेस्ट करना है बिल्कुल। जैसे लेक्चर्स हो रहे हैं वैसे ही नोट्स भी बनते रहे। सो कंटिन्यूअस फेज को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। और अगर इसको आप ऑप्टिकली ऑब्जर्व करेंगे, लाइट के हिसाब से ऑब्जर्व करेंगे, लाइट में देखेंगे तो आपको ये होमोजेनस दिखेगा। होमोजेनस मतलब पूरी सेल में एक जैसा, ठीक। सो ऑप्टिकली इट इज होमोजेनस, राइट, एक बात। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स। यही वो ऑप्टिकली होमोजेनस साइटोप्लाज्म का पार्ट है जिसको हम एक नया नाम देते हैं हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म में क्या होता है, सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड रहते हैं। अब वो एक्सक्रीटरी हूं, सिक्रीटरी हूं या स्टोर करने वाले हूं, चाहे जैसे सब्सटेंसेस हो, बट वो क्या होंगे यहां पे डिसॉल्व्ड फॉर्म में पड़े रहेंगे। ये जो मैट्रिक्स है जाल जैसा, ये पूरा कंटिन्यूअस है, राइट, पूरी सेल में है, इस तरफ से लेकर के इस तरफ से पूरी की पूरी सेल को कवर कर रहा है। तो ये सिर्फ लिक्विड नहीं फिल है, इसमें छोटे 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 ट्रेवर्कुलर लैटिस जैसे हैं, जाल जैसा बना हुआ है। इससे सेल को थोड़ी स्टेबिलिटी भी मिलेगी, थोड़ी स्टेबिलिटी, पूरी तरह से फिक्स नहीं, क्योंकि सेल को अपना शेप चेंज करना है, कभी ग्रोथ करनी है, कभी शेप चेंज करना है, कभी फेगोसाइटोसिस करनी है, बहुत सारे फंक्शन है जो सेल्स को करने हैं। तो हम फिक्स नहीं रखेंगे। इस माइक्रोट्रेबेक्युलर लेटिस का जो शेप है वो फिक्स नहीं रहेगा, मतलब ये चेंज होगा। तो चेंज करोगा कौन? इसके शेप को चेंज करने के लिए, इसके शेप को चेंज करने के लिए सेल क्या करती है, कंसंट्रेशन चेंज करती है। किसका कंसंट्रेशन चेंज करेगी? मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब क्वेश्चन सुनिएगा। कंटिन्यूअस फेज ऑफ साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स और हाइलोप्लाज्म। What is contained in matrix or hyaloplasm? Secretory materials, excretory materials, storage materials, things which are dissolved in cytoplasm, right? Then this matrix is having another function of providing stability, right? For providing stability, this matrix contains microtrabecular lattice, जाल जैसा पतले पतले रेशे, ठीक। But this cannot be fixed, because if it will be fixed, so many cellular functions will be hampered, right? उसके लिए क्या किया सेल ने? उसके लिए सेल ने कहा कि इस माइक्रोट्रेबेकुलर लैटिस के शेप में चेंजेस आ सकते हैं with the change in concentration of two ions. Which two ions? Magnesium and calcium. So these are all the questions that NEET examination can ask with respect to this continuous phase of cytoplasm, right? अब आगे चलते हैं हम और आप, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ना शुरू करते हैं कि हमको क्या सीखने को मिलने वाला है। सो दिस एंडोमेम्ब्रेन जैसा कि नाम से लग रहा है कि यहां पे मेम्ब्रेन होनी चाहिए, तो मेम्ब्रेन होनी चाहिए, इसका मतलब हम कौन सी सेल्स की बात कर रहे होंगे? यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे होंगे। इट इज वेरी सिंपल, राइट, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यानी कि अब हम उस पार्ट में एंटर कर चुके हैं जहां पे हम अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, प्लास्टिड्स एटसेट्रा, न्यूक्लियस वगैरह, ये बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जहां पर जो हमको और आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो वन बाय वन अब हम और आप पहुंच चुके हैं एक ऐसी फेज में जहां हमको और आपको सीखने को मिलने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला सेल ऑर्गेनेल, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है।
ओके, सो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो मींस अंदर, प्लाज्मिक मींस प्लाज्मा एंड रेटिकुलम मींस अ रेटिकुलर स्ट्रक्चर, या फिर हिंदी में बोले तो जाल, कुछ जाल जैसा यहां पर बनकर के तैयार हो रहा है, इसे ही हम लोग कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, कोई भी सेल ऑर्गेनेल पढ़ना हो तो उसके आपको डायग्राम के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए, उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए, और उसके फंक्शन के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए, तीन ही चीजें तो पता होनी चाहिए। तो चलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पढ़ाई में सबसे पहले हम और आप देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारा था, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको क्या हिस्ट्री में देखने को मिल रहा है। इसकी डिस्कवरी की थी के आर पोर्टर ने 1945। कुछ किताबों में ये इस तरह से लिखा है, पोर्टर एट आल। इसको कहने का मतलब यह है कि पोर्टर और उनके सहयोगियों की टीम, ठीक, कुछ डिफरेंस नहीं है और, ठीक है। तो के आर पोर्टर ने 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी करी, ठीक। और जब इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी तो उसी के साथ में इन्होंने इसका स्ट्रक्चर भी बताने की कोशिश करी। इन्होंने कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा एक यूनिट मेम्ब्रेन से, जो किससे बनेगा, यूनिट मेम्ब्रेन से। अगर आपको याद है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने यूनिट मेम्ब्रेन पढ़ा है, जिसमें कि दो चीजें होंगी, एक होगी हमारी प्रोटीन और दूसरी चीज होगी हमारी फॉस्फोलिपिड। और उन्होंने कहा कि 60 एंगस्ट्रॉन तक इसकी थिकनेस हो सकती है। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -10 मीटर। ये सभी को आता होगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने आपको नया बताया है, ठीक। फिर उन्होंने कहा चलिए यहां तक तो हो गया, अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखना शुरू करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर को देखने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोनेंट्स को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स, ठीक है। तो कंपोनेंट्स जब इसके देखे गए तो ये 3 हिस्सों में बांट दिए गए। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स, ठीक हो गया 3 चीजें। जो सिस्टर्नी था, जो सबसे पहला पार्ट था, दीज आर बेसिकली अनब्रांच्ड पैरेलल स्ट्रक्चर्स। बहुत सिंपल सा डायग्राम इसका कुछ इस तरह से बन सकता है, बस, ठीक। ट्यूब्यूल्स जो आए ये वो थे जो ब्रांच्ड थे, ट्यूब्यूल्स जो आए वो कैसे थे, ब्रांच्ड थे, लाइक दिस, ठीक है, ब्रांचिंग होने लगी। और वेसाइकल तो नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ स्फेरिकल टाइप का शेप इनका होने लगा होगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमको 3 टाइप के कंपोनेंट्स देखने को मिले। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े, जब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि ये तो हो गए इसके कंपोनेंट, आइए अब इसके टाइप्स भी देख लिए जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक आया टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का हमको और आपको देखने को मिलता है, ठीक। एक को हम बोलते हैं स्मूथ और दूसरे को हम बोलते हैं रफ, या टेक्निकली एक को हम बोलेंगे ए ग्रेन्युलर
दूसरे को हम बोलेंगे ग्रेन्यूलर। दिस ए ग्रेन्यूलर इज स्मूथ और फ्लैट, whereas this granular is rough। ठीक, ए ग्रेन्यूलर और ग्रेन्यूलर के बनने के पीछे जो लॉजिक है वो बहुत सिंपल सा है। यदि सरफेस पे राइबोसोम्स हैं तो ग्रेन्यूलर, और राइबोसोम्स नहीं है तो ए ग्रेन्यूलर। तो सिंपल सी बात है, आप यहां बीच में लिखिए राइबोसोम। इस साइड में है, इस साइड में नहीं है। ठीक, बहुत आसान सा हो गया। आगे चलते हैं। इसके बाद में जब उन्होंने दो टाइप बता दिए तो उन्होंने कहा कि भाई दोनों टाइप हैं तो इसका मतलब इनके पीछे कोई कारण भी होगा, यानी इनके काम अलग अलग होंगे। तो ए ग्रेन्युलर वाला और ग्रेन्युलर वाले दोनों अलग अलग चीजों की सिंथेसिस करते हैं। अलग अलग चीजों की क्या करते हैं? सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, जहां ए ग्रेन्युलर लिपिड्स एंड स्टेरॉल्स की सिंथेसिस करता है, वहीं ग्रेन्युलर वाला प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि कौन किसकी सिंथेसिस कराता है। कोई ए ग्रेन्युलर क्यों है? बिकॉज ऑफ राइबोसोम। कोई ग्रेन्युलर क्यों है? बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स। ठीक, सो दिस इज द टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम और आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नई चीज पढ़ेंगे, दैट इज फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब अगर हमको फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने हैं तो हमको दो फंक्शंस तो बहुत क्लियर कट दिख गए, एक लिपिड सिंथेसिस, दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस। बट दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लाइंग इनसाइड द होल सेल। जाल है ना रेटिकुलम, तो इसका एक और काम है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, transport of proteins and enzymes। सेकेंड फंक्शन जो हमने और आपने पढ़ा है दैट इज सिंथेसिस। अगर हम स्मूथ की बात करेंगे तो सिंथेसिस करा रहा है ये लिपिड्स की, वहीं अगर हम रफ की बात करने लगेंगे तो ये सिंथेसिस करा रहा है प्रोटीन की। सिंपल। ठीक, ये हो गए दो काम मेन। इसके बाद में चूंकि ये पूरे में एक प्रॉपर जाल या रेटिकुलम की तरह फैला हुआ है तो ऑब्वियसली इट मस्ट बी प्रोवाइडिंग मैकेनिकल strength to cell। राइट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा होगा। इसी रेटिकुलम में सस्पेंडेड हैं बाकी के सभी सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक, अब अगर आप लोगों को याद हो जब हम लोगों ने सेल वॉल पढ़ी थी तो सेल वॉल के फॉर्मेशन के दौरान हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरह से बनती है। फ्रेगमोप्लास्ट पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के छोटे छोटे टुकड़े फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं, उनमें पेक्टिन आता है और सेल वॉल बनने लगती है। इसका मतलब यही हमारी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ cell wall, cell membrane and Golgi complex या Golgi bodies
किसमें? इन न्यू सेल्स, नई सेल्स में इन चीजों के फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा एक और फंक्शन है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कितने फंक्शंस हो गए हमारे? 4। इसके अलावा एक फंक्शन हमारा जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा भी जाता है, दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो हेल्प्स नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली इन एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, अगर आपसे पूछ ली जाए ऑप्शंस में कि इसमें से कौन कौन से काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है और 4 ऑप्शंस हो, प्रोटीन सिंथेसिस करती है, लिपिड सिंथेसिस करती है, एटीपी सिंथेसिस करती है, या ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक, और लास्ट बट मोस्ट स्ट्रेंज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज्यादातर बच्चे मिस कर जाते हैं वो ये है, इसका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, it also helps in detoxification। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर से जरूर आप सभी याद रखेंगे। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एक क्विक रिव्यू दे रहा हूं मैं, इसको फटाफट देखेंगे और आज के लेक्चर को यहीं पे हम और आप वाइंड अप करेंगे। हमने आज सुबह जब अपना लेक्चर शुरू किया यहां पर, तो हमने इसको पढ़ना शुरू किया साइटोप्लाज्म के साथ, जहां पे हमने कहा साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड विच इज प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट। फिर हम आगे बढ़े और हमने टोनोप्लास्ट के बारे में कुछ चीजें देखी। ये टोनोप्लास्ट इज कवरिंग ऑफ वैक्यूल, it has differentially permeable property, it permits water and dissolved salt and gases, whereas it does not permit proteins, carbohydrates and larger molecules to go through it। Then हमने आगे देखा कि cytoplasm is dividable into 2 different segments for the ease of understanding or studying। हमारे और आपके समझने और पढ़ने के लिए 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। एक को हमने कहा वो कंटिन्यूअस फेज जो पूरे सेल के अंदर आपको दिखाई पड़ रही है, और एक वो जो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर आपको दिखाई पड़ रही है। आफ्टर दैट हमने इस कंटिन्यूअस फेज को मैट्रिक्स बोला, जिस मैट्रिक्स को हमने कहा कि इट इज ऑप्टिकली होमोजेनस एंड ऑल्सो नोन एज हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म में डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस पड़े हुए हैं। यह टेबल आप पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर ये जो मैट्रिक्स है ये माइक्रोट्रेबेक्युलर लैटिस से बनी हुई है, ताकि थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी आ जाए, थोड़ा सा शेप भी होल्ड हो सके, लेकिन थोड़ा सा, परमानेंटली नहीं। तो इसके शेप को चेंज करने के लिए सेल ने एक इंतजाम किया। सेल ने क्या किया, इसका शेप डिपेंड कर दिया मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन पे, कि अगर इनका कंसंट्रेशन चेंज होगा तो इसका शेप भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर हम और आप आगे बढ़े एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे, जहां हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोगों ने जब पढ़ना शुरू किया तो हमने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय केआर पोर्टर इन 1945। स्ट्रक्चर वाइज इट इज मेड अप ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन व्हिच कंटेन्स प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स एंड द थिकनेस कैन बी अप टू 60 एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 मीटर्स। इट इज अ सिंपल थिंग, सारे बच्चों को पता है। कंपोनेंट्स की बात करी तो शेप के आधार पर 3 तरीके की कंपोनेंट्स देखे, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। अभी गोल्गी कॉम्प्लेक्स आगे जब आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम वहां पर फिर इन नामों को देखेंगे। ये पैरेलल अनब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड है, और ये तो सर्कुलर आपको दिख ही रहे हैं। देन टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर हम गए तो ये 2 टाइप के थे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम अगर एब्सेंट है तो ए ग्रेन्युलर, प्रेजेंट है तो ग्रेन्युलर। ए ग्रेन्युलर इज स्मूथ और फ्लैट, सिंथेसिस कराएगा लिपिड्स या स्टेरॉल्स की। ग्रेन्युलर है रफ, जिसमें सिंथेसिस होगी प्रोटीन की। फिर हमने फंक्शंस देखे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, helps in synthesis of lipids and proteins, provides mechanical strength to cell,
ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडीज इन न्यू सेल्स। और लास्ट में फिर हमने दो और काम देखे। पहला काम हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो हेल्प्स इन एटीपी सिंथेसिस एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेंज वर्क्स जो ज्यादातर बच्चे मिस कर जाते हैं और पूछा जा सकता है हमसे और आपसे, राइट? तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल दैट वी हैव स्टडीड सो फार। ठीक है, आफ्टर दिस लेक्चर वी विल बी स्टडीइंग गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, क्लास में मैं बार बार पढ़ाते हुए बोर्ड के सामने से हट जाता हूं ताकि आप क्लास के साथ में ही अपने नोट्स को बना सकें। ठीक है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करिए, साथ के साथ में नोट्स बनाते चलिए। लेक्चर्स बहुत तेजी के साथ अब धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जिस इंडेक्सिंग को मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है उसे आपको नोट डाउन करके रखना है और आपको उसी इंडेक्सिंग को फॉलो करते हुए 1 by 1 लेक्चर्स अटेंड करते रहने हैं। एंड दिस इज इट। इतना ही करेंगे, बायो में आपका एक भी नंबर, एक भी क्वेश्चन किसी भी तरह से गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, जल्दी से सफल हो जाइए, फटाफट से डॉक्टर बन जाइए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।